नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी बढ़िया होंगे। हालांकि ठीक तो नहीं हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था, आप सबको पता है, इसी वजह से वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई आप सभी की। मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस की कुछ मैराथन वीडियोस डाली थी और आप सब ने उन वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं कि शायद थोड़ा सा नज़र लग गई, इसकी वजह से तबीयत खराब हो गई मेरी। सोशल साइंस का जो एमपी शिक्षक चयन पात्रता परीक्षा है, उसमें सोशल साइंस के लिए हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की 3 मैराथन क्लासेस डाली थी। आप सब ने कहा था कि इकोनॉमिक्स की मैराथन क्लास है, आप वो अपलोड कर दीजिए। आज हम वही क्लास लेके आए हैं। इकोनॉमिक्स की मैराथन क्लास होगी। आपके सोशल साइंस के सिलेबस में जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसका जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने होंगी। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। छोटे छोटे जो टर्म्स हैं जो इकोनॉमिक्स के समझ में नहीं आते हैं आप सभी को, या जनरली लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है, आज वो सब पढ़ेंगे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आपके डेली बेसिस का पार्ट है। आपको महीने में पॉकेट मनी मिलती है, आप उसको कैसे यूज़ करते हैं महीने भर। मम्मी लोगों को चीज़ सामान जो महीने भर का राशन घर में आता है उसे मैनेज करना पड़ता है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी इकोनॉमी पे चल रही है। तो बस इसी को थोड़ा थोड़ा सरल तरीके से करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। एक अनुरोध है, सिलेबस रख लीजिएगा अपने सामने इकोनॉमिक्स का, सोशल साइंस का, और ताकि आपको समझने में भी सही रहेगा कि उसी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें करवाई जा रही हैं। क्लियर? चलिए, और आज का सुविचार है कि अगर इरादे नेक होते हैं और मेहनत सच्ची होती है तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। हमारे इरादे नेक हैं कि हमें आपको पढ़ाना है और आपकी इरादे नेक है कि हमें सफलता लेनी है, तो जल्दी ही चीज़ें पॉसिबल होंगी। परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। चलिए इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स है क्या। हम डेली बेसिस पे देखते हैं, बहुत छोटे लेवल पे अगर हम देखें तो अपने निजी जीवन के पे देखते हैं। हमारा जो निजी जीवन है उसमें हमें क्या मिलती है, पॉकेट मनी पेरेंट्स से, कि मान लीजिए हमको 1000 रुपये मिले और कहा गया कि इस 1000 रुपये को आपको महीने भर चलाना है। अब थोड़ा सा परिवार लेवल पे आते हैं, बड़े लेवल पे जाते हैं। मम्मी लोगों को महीने भर की राशन के लिए, घर के थोड़ा सा मेरी खांसी को टॉलरेट करना पड़ेगा आपको। महीने भर के राशन के लिए, जो घर के सामान के लिए महीने भर का राशन मम्मी लोगों को दे दिया जाता है कि इसमें आपको महीने भर चलाना है। देश लेवल पे बात करें, बजट पेश किया जाता है भारत का, उसमें भारत की संचित निधि से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी निकाली जाती है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उस मनी का यूज़ करती है किस चीज़ में, भारत की अर्थव्यवस्था को रन करने के लिए। तो क्या होता है अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि एक सीमित संसाधन है, उस सीमित संसाधन का आप कितना कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि आपको 1000 रुपये पॉकेट मनी मिली, अब आप इस 1000 रुपये को पूरे 1 महीने तक कैसे चलाएंगे, 1 महीने तक कैसे चलाएंगे, वही है अर्थव्यवस्था, वही है इकोनॉमिक्स। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन, कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का आप कितने बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वही है इकोनॉमिक्स। क्लियर? घर पे राशन आता है, उस पूरे राशन को माताजी लोग कैसे पूरे महीने भर मैनेज करती हैं, वही है इकोनॉमिक्स। भारत का बजट पेश किया जाता है, उस पूरे बजट में जितना भी अमाउंट रहता है उस अमाउंट को इंडियन गवर्नमेंट कैसे साल भर यूज़ करती है भारत के विकास के लिए, वही है इकोनॉमिक्स। तो आपको इकोनॉमिक्स समझ में आई? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है बताइए? मैंने इंडियन पूछा है आपसे, पहले तो मैं ये बता देती हूँ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। और एडम स्मिथ की बुक का क्या नाम है? एडम स्मिथ की बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस, ये चीज़ याद रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अर्थशास्त्र एक बुक लिखी गई थी, वो किनके द्वारा लिखी गई थी, ये भी कमेंट करके बताइए। अचानक से मुझे याद आ गई, हालांकि उस अर्थशास्त्र बुक का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, बट अचानक से याद आ गई तो मैंने पूछ लिया।
तो संसाधनों का कुशलतम पूर्ण प्रयोग, यही क्या है, यही है अर्थव्यवस्था, कि आपके पास जो संसाधन है उनका आप कुशलतम पूर्वक कैसे उपयोग कर सकते हैं, वही असली अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला सवाल है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बहुत कॉमन समस्या क्या होती है, उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। कैसे समझेंगे इस चीज़ को ऐसे समझेंगे, उत्पादन क्या किया जाए। उत्पादन क्या किया जाए का मतलब ये होता है कि भोजन का उत्पादन किया जाए या हथियारों का। और इसलिए ये सवाल और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है जब आपके जो पड़ोसी देश हैं वो पाकिस्तान जैसे, कि हमारे पास तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, इंडियन इकोनॉमी के पास भी पैसा तो लिमिटेड है ना। अब उस पैसे का भोजन के प्रोडक्शन में यूज़ करना है कि हथियार बनाने में यूज़ करना है, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। तो पहला सवाल क्या है कि उत्पादन किया क्या जाए, फूड प्रोडक्शन किया जाए, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाए या हथियारों का प्रोडक्शन, पहला। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। कैसे किया जाए में आता है कि श्रम आधारित उत्पादन हो या पूंजी आधारित उत्पादन। पूंजी आधारित और श्रम आधारित क्या होता है, देखिए श्रम आधारित जो उत्पादन होता है उसमें लेबर अधिक होती, लेबर जो होती है वो अधिक होती। पूंजी आधारित उत्पादन में मशीनों का यूज ज़्यादा होता है। तो इसमें भी समस्याएं हैं, इसमें ये समस्याएं हैं कि देखिए लेबर, इसमें समस्या ये है कि अगर हम श्रम गहन आधारित जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें हम लेबर को ज़्यादा लगाते हैं काम में, तो अगर लेबर ज़्यादा आएगी तो जो काम मशीनें परफेक्शन से कर सकती हैं वो शायद लेबर ना कर पाए, और जितनी स्पीड में मशीनें कर पाती हैं उतनी स्पीड में जो ह्यूमन बॉडी है वो चीज़ों को नहीं कर पाएगा, वो चीज़ों को प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मशीनों का उपयोग ज़्यादा करते हैं प्रोडक्शन में तो उससे क्या होगा, यदि मशीनों का उपयोग ज़्यादा होगा प्रोडक्शन में तो उससे जो लेबर है उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, तो भारत में रोज़गार की कमी हो जाएगी। तो यहाँ भी समस्याएं हैं कि भाई अगर हम मशीनों का उपयोग ज़्यादा कर लेते हैं तो रोज़गार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और यदि हम रोज़गार देते हैं तो जल्दी प्रोडक्शन नहीं होगा और चीज़ों में परफेक्शन भी नहीं आएगी। तो समस्या दोनों चीज़ों में है। तीसरी समस्या, उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए में सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर तबके के लोग हैं, गरीब ही हैं, मध्यम वर्ग हैं, उच्च वर्ग हैं। अगर हम उच्च वर्ग के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं तो उसको गरीब जो वर्ग है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मध्यम वर्ग भी शायद अफोर्ड ना कर पाए। लेकिन यदि हम गरीब वर्ग के हिसाब से प्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं कि थोड़ा सा सस्ते लेवल पे चीज़ें हम चालू करते हैं ताकि वो भी चीज़ों को खरीद सके गरीब वर्ग, तो शायद उसका उपभोग अमीर वर्ग नहीं करेगा, तो इससे भी इंडियन इकोनॉमी रन नहीं होगी। तो ये भी समस्या है कि उत्पादन किया किसके जाए, किया किसके लिए जाए, मध्यम वर्ग के हिसाब से करें या निम्न वर्ग के हिसाब से करें या उच्च वर्ग के हिसाब से करें, क्योंकि सभी इंडियन इकोनॉमी में कहीं ना कहीं भागीदार है बराबर रूप से। तो ये सवाल है। तो किसी भी जैसे पूंजीवादी है, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन सारी अर्थव्यवस्थाओं की एक बहुत कॉमन समस्या होती है कि उत्पादन किया क्या जाए, भोजन उत्पादित करें या हथियार। पहला समस्या, हथियार नहीं बनाते हैं तो पाकिस्तान हमला करे दे रहा है, भोजन नहीं करवाते हैं तो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसको फीड कराने के लिए भोजन कहाँ से मिलेगा अगर हम खुद में आत्मनिर्भर नहीं बने भोजन में। तो कैसे किया जाए, अगर हम मशीनों का ज़्यादा उपयोग करते हैं प्रोडक्शन में तो रोज़गार की कमी होती है, यदि लेबर ज़्यादा लगाते हैं तो परफेक्शन नहीं आता है चीज़ों में, चीज़ें लेट होंगी, जल्दी नहीं होंगी, ये समस्या। अगला है उत्पादन किसके लिए किया जाए। रिकॉर्डिंग तो चालू है ना। उत्पादन किसके लिए किया जाए, तो उत्पादन निम्न वर्ग के लिए किया जाए, मध्यम वर्ग के लिए किया जाए या उच्च वर्ग के लिए किया जाए। तो बेली क्या समस्या है, समस्या हो जाती है उत्पादन क्या, कैसे और किसके लिए किया जाए। देखिए मैं ये भी बता के आगे बढ़ सकती थी कि उत्पादन क्या, कैसे और किसके लिए किया जाए, लेकिन नहीं, अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर चीज़ें बता के पढ़ाया जाएगा, ताकि इकोनॉमिक्स अगर कभी भी पढ़ी जाए या किसी भी एग्ज़ाम में आपकी आने वाली हो तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी भी डाउन है, लेकिन आप सबने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं कि आना पड़ा। पूनम गुप्ता किस वर्ष आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी है, 20, 23, 25, 18।
तो जो पूनम गुप्ता जी हैं, याद रखिएगा करंट का क्वेश्चन है 2025 में आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी है। एक सवाल यहाँ पे ये भी बता दूँ, डिप्टी गवर्नर और गवर्नर में अंतर होता है। पूनम गुप्ता जी क्या बनाई गई है? डिप्टी गवर्नर। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, संजय मल्होत्रा जी। ये याद रखिएगा, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों में अंतर होता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। चलिए नहीं बता रही मैं कब हुआ था, आप ही बताइए। पूरा मिट गया क्या? इसमें यही है, ठीक है। तो स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई एक्ट के अनुसार। आरबीआई एक्ट कब का है? आरबीआई एक्ट 1934 का है। हेड ऑफिस कहाँ है? आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है बताइए, जल्दी बताइए। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? और ये हैं आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। तो पूनम गुप्ता क्या बनाई गई हैं? पूनम गुप्ता नई डिप्टी गवर्नर बनाई गई हैं। कहाँ? आरबीआई की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा मुद्रा का मुख्य कार्य नहीं है? मुद्रा का क्या कार्य नहीं है? मुद्रा, भाई पैसे का क्या काम नहीं है? निम्नलिखित में से पैसा क्या नहीं कर सकता बताइए? मूल्य मापन का माध्यम, विनिमय का माध्यम, धन सहेजने का माध्यम या कर्ज का वितरण। मूल्य मापन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। आप कोई चिप्स खरीदने जाते हैं किसी भी दुकान में, वहाँ आपने बोला कि मुझे ये चिप्स चाहिए, तो दुकानदार ने कहा ये चिप्स 5 रुपए का है। तो किसी भी चीज़ का मूल्य मापन करने के लिए किसका उपयोग हुआ? मुद्रा का उपयोग हुआ। किसी भी कपड़े को खरीदने जाइए और आपने कहा कि मुझे कपड़े चाहिए खरीदने हैं, तो उसने कहा कि 100 रुपये का कपड़ा है। तो किसी भी चीज़ की का मूल्य मापन करने के लिए मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती है। वही चिप्स का पैकेट कितने का है? 5 रुपये का, तो उसका मूल्य मापन क्या हुआ? 5 रुपये, तो उसके लिए मुद्रा की ज़रूरत तो पड़ी। विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज का माध्यम, एक्सचेंज का माध्यम रुपया मुद्रा होती है या नहीं? 1 रुपये है, उसको मान लीजिए $85 चल रहा है, तो आपको एक्सचेंज करना है दोनों को, डॉलर को रुपए में एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए भी तो मुद्रा का उपयोग ही होगा ना। क्लियर? धन सहेजने का माध्यम, जब आरबीआई और उसके सीबीआई और ईडी के छापे पड़ते हैं तो छतों से पैसों की बारिश होती है, दीवालों से पैसे ऐसे लदे हुए दिखते हैं आपको, तो धन सहेजने का माध्यम भी क्या है? धन सहेजने का माध्यम भी मुद्रा है। क्लियर? और विनिमय यानी एक्सचेंज, इसका भी माध्यम क्या है? मुद्रा। अब आता है कर्ज का वितरण। तो याद रखिएगा कि कर्ज के वितरण में मुद्रा शामिल होती है। कर्ज के वितरण में मुद्रा शामिल होती है। लेकिन कर्ज का वितरण मुद्रा नहीं करती है। तो मुद्रा का कार्य पूछा था, मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? कर्ज का वितरण करना। क्यों नहीं है? क्योंकि मुद्रा कर्ज के वितरण में शामिल होती है, ना कि कर्ज का वितरण करती। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि मुद्रा का कार्य क्या नहीं है। मूल्य मापन, किसी भी चीज़ की वैल्यू पता करने के लिए कि ये 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, उसके लिए मुद्रा का उपयोग होता है। विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज का माध्यम मुद्रा होती है। धन सहेजने का काम मुद्रा के माध्यम से होता है और कर्ज का वितरण मुद्रा से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है बताइए? एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? मुझे ये बताने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म हुआ था 1991 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी। और वित्त मंत्री कौन थे बताइए? वित्त मंत्री कौन थे उस समय भारत के? उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह।
एलपीजी रिफॉर्म क्यों किया क्या गया था? 1991 के पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। उसके बाद उस क्लोज्ड इकोनॉमी के कारण 1991 तक ऐसी स्थिति हो गई थी, उस समय भारत को अगर कोई चीज़ आयात करनी थी ना, तो अगर कोई खाद्यान्न भी आयात करना था, खाने की चीज़ भी आयात करनी थी, तो सिर्फ 1 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। भारत के पास राजकोषीय घाटा हाई पीक पे था। बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है वो भारत की बहुत ऊंची थी। तो अब जैसे मैंने कुछ टर्म्स यूज़ किए, राजकोषीय घाटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसे मैं समझाऊंगी अभी आपको कि ये क्या होता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, ऐसी आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए भारत ने क्या किया? एलपीजी रिफॉर्म किए 1991 में। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ में सरकारी नियंत्रण को थोड़ा सा कम करना, उदार होना। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की तरफ बढ़ना। सरकारी जो कंपनीज़ हैं, जो सरकारी फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का काम करना। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। अभी पढ़ेंगे एलपीजी के बारे में, ऐसे ही चीज़ें जानते चले जाएंगे। अब देखिए, यदि कीमत में वृद्धि होती है और मांग में गिरावट देखी जाए तो ये क्या होता है? यदि कीमत में वृद्धि होती है और मांग में गिरावट देखी जाती है तो क्या होता है? देखिए, कीमत में हुई वृद्धि और मांग में हुई गिरावट, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? बताइए। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, 400 रुपये किलो अगर टमाटर हो गया तो क्या आप टमाटर खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग अपने आप कम हो जाती है। कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है तो आप उसका कंज्यूम करने लग जाते हैं उसे। अब 400 रुपये किलो टमाटर है, कौन खाएगा टमाटर भाई? पहले तो टमाटर चटनी में भी यूज़ हो रहा है, सब्जियों में भी यूज़ हो रहा है, टमाटर का सूप भी बना के पी रहे हैं। अब 400 रुपये किलो टमाटर है तो उसे कोई यूज़ करेगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी कीमत बढ़ने से। तो वही है कि ये जो नियम है कि कीमत अगर बढ़ी तो मांग कम हो गई, ये क्या, कौन सा नियम है? ये दर्शाता है लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम। और मांग का नियम क्या होता है? देखिए, इसे भी समझा देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड, ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। कैसे? मान लीजिए किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, सप्लाई कम है, तो उसकी कीमत में वृद्धि होगी या कमी होगी? बताइए। तो जो उसकी कीमत है वो कैसे, क्या हो जाएगी? उसकी कीमत में वृद्धि होगी। कैसे? आपके मोहल्ले में समोसे वाला है, चौराहे पे एक समोसे वाला लगाता है, बहुत फेमस समोसे देता है वो। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी कमी ये है कि वो एक टाइम पे सिर्फ 100 समोसे ही बना पाता है। उसकी डिमांड तो बहुत हाई है लेकिन उसकी सप्लाई कम है, तो वो क्या करेगा? वो अपने प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा देगा क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई क्या कर पा रहा है? वो सप्लाई कम कर पा रहा है। ये सप्लाई उसकी कम है तो लोग फिर भी जाके खरीद रहे हैं। तो वो कहेगा कि भैया देखिए 100 ही समोसे हैं, बाकी लोग लाइन में लगे हुए हैं, अब आप बताइए, अगर आप इतना पेमेंट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं उनको दे दूँ। तो आप बोलोगे अरे भैया ठीक है, जितना देना है, जितने में देना है दो, बस हमें समोसे दे दो। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी कीमत ज़्यादा है। यही अगर उल्टा हुआ होता, मान लीजिए यही अगर उल्टा होता, उल्टा कैसे होता? मान लीजिए डिमांड कम होती, डिमांड कम है और उसकी सप्लाई ज़्यादा है। एक दूसरा समोसे वाला है, उसने 1000 समोसे बना लिए, लेकिन उसके समोसे की डिमांड नहीं है, कोई लेने ही नहीं आ रहा है उसको। तो उसको क्या करनी पड़ेगी? उसको अपनी कीमत को घटाना पड़ेगा। उसको अपनी कीमत क्या करनी पड़ेगी? उसको अपनी कीमत कम करनी पड़ेगी। यही कहलाता है डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। कि भाई सप्लाई तो है, अब 1000 समोसे उसको बेचने हैं, अगर वो नहीं बेचेगा तो ख़राब हो जाएंगे। तो उसको कोई बोलेगा भैया हमें 5 रुपये में दे दो, तो वो बोलेगा
भैया बस ले जाओ, बिक तो वैसे भी नहीं रहे, तो उसकी कीमत क्या है, अपने आप कम हो जाएगी। यही कहलाता है मांग का नियम, कि अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, और यदि डिमांड कम है और उसकी सप्लाई ज़्यादा है तो किसी भी वस्तु की कीमत घट जाती है। यही कहलाता है मांग का नियम। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी। इकोनॉमिक्स पढ़ाने का सिर्फ इतना सा आशा है आप सभी को कि कोई भी चीज़ जो पढ़ाई जाएगी वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई जाएगी, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स में दिक्कत ना हो, चीज़ें समझ में आए कि क्या है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है, ये कैसे मैकेनिज्म ये पूरा वर्क करता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या दिखाती है, बताइए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या दिखाती है? देखिए, किसी भी चीज़ की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उत्पादन की सीमांत उत्पादकता। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये होती है कि मान लीजिए किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री में पहले 4 लोग काम कर रहे थे, ये 4 लोग मिलके कितनी साइकिलें बना रहे थे, मान लीजिए 8 साइकिल बना रहे थे, 8 साइकिल ये एक दिन में बना रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, उसी फर्म में एक श्रमिक और आ गया, एक लेबर और ऐड कर दिया गया। जब एक लेबर और आ गया तो अब कितने लेबर हो गए टोटल, अब लेबर हो गए 5 लोग। तो जब 5 लोग हो गए हैं तो अब साइकिल की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब साइकिलें भी ज़्यादा हो जाएंगी। यही होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कि जब भी किसी फर्म में अतिरिक्त श्रमिक या अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए कोई एक श्रमिक ला दिया गया, मशीनें ला दी एक्स्ट्रा मशीनें ला दी गई, उस स्थिति में किसी भी सेक्टर की उत्पादन क्षमता में क्या अंतर आता है, वही कहलाती है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो क्या है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? ऑप्शन में देखिए, एक अतिरिक्त श्रमिक जोड़ने से उत्पादन में परिवर्तन। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मैंने क्या बताया कि पहले 4 लोग थे, वो 8 साइकिल बना रहे थे, अब 5 लोग हैं, अब 5 लोग मिलके एक दिन में ज़्यादा साइकिल बनाएंगे। तो जो ये अंतर आया है, जो एक्स्ट्रा अंतर आ गया कि अब काम में इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, वही प्रोडक्टिविटी क्या कहलाती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कि इतना मार्जिन आया कि एक श्रमिक के आने से इतना काम बढ़ गया, वही कहलाती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अतिरिक्त श्रमिक जोड़ने से उत्पादन में जितना भी परिवर्तन होता है वही कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्लियर? कि हम पहले 4 लोग थे, अब 5 आ गए, 5 से काम ज़्यादा हो गया, तो कितना ज़्यादा हुआ, वही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि केंद्रीय बैंक ब्याज दर घटाता है, यदि केंद्रीय बैंक है वो ब्याज दर घटाता है तो आमतौर पर क्या होता है? देखिए, केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई, ठीक है। अब ये केंद्रीय बैंक है आरबीआई, इसने क्या किया? ब्याज दर को घटा दिया, ब्याज दर, इस ब्याज दर को इसने घटा दिया। जब ये इसने ब्याज दर घटाया तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो खुश हो गए कि भाई ब्याज घटा दिया है आरबीआई ने, चलो लोन लेते हैं, लोन लेंगे भी तो ब्याज तो कम ही है ना। तो कॉमर्शियल बैंकों ने क्या किया? कॉमर्शियल बैंकों ने जाके यहाँ से लिया उधार, बैंकों से क्या लिया इन्होंने? उधार लिया कि भाई ब्याज दर आरबीआई ने कम कर दी है, अब उधार लेते हैं। अब ये बैंक उधार लेके पैसा क्या करेंगे? उधार लेके ये पैसा देंगे भारत की आम जनता को, फ्री में नहीं देंगे भाई, जनता से वसूलेंगे ब्याज, आम जनता को देंगे और आम जनता से इन्हें क्या मिलेगी? ब्याज मिलेगी। तो बेसिकली आरबीआई ने जब ब्याज दर कम की, जब इंटरेस्ट रेट कम किया, तो बैंकों को लगा कि यार सस्ते में लोन मिल रहा है, आरबीआई सस्ते में लोन दे रहा है, कम ब्याज पे पैसे दे रहा है, चलो लेते हैं। तो बैंक ने क्या किया? जाके पैसे लिए आरबीआई से। अब आरबीआई से पैसे लेके उसने किसको ऋण देना चालू किया? भारत की आम जनता को उधार देना चालू किया, ताकि बैंकों को क्या मिले? ब्याज मिले। तो अगर आरबीआई ब्याज दर घटा देता है तो बैंक क्या करने लग जाते हैं? इस पूरे मैकेनिज्म में आपको क्या समझ में आ रहा है? बैंक ऋण देने लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बैंक क्या करेंगे? वाणिज्यिक बैंक ऋण बढ़ाते, वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे? ऋण बढ़ा देंगे। और ऐसे समझना है, इकोनॉमिक्स ऐसे समझना है, रटना नहीं। इकोनॉमिक्स सिर्फ समझने का खेल है, एक बार समझ में आ गई तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप कह नहीं सकते। लोग कहते हैं ना हमें इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, इकोनॉमिक्स समझ में आती है, लेकिन वो हमारे डेली बेसिस का ही पार्ट है। बस थोड़ा सा ना समझाने का, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी,
समझाने का थोड़ा सा तरीका होता है कि आप किसी, देखिए इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स है वो टफ है, मैं प्रॉपर एक्सेप्ट करी उस चीज़ को, टर्म्स टफ है, लेकिन अगर उन टर्म्स को आप सरल तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दोगे तो वो चीज़ें सरल हो जाती। तो समझ में आया आपको ये चीज़ें? तो क्या करेंगे अब वाणिज्यिक बैंक आम जनता को ये ऋण देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या घटाया जाता है? देखिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ जाननी ज़रूरी है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये तीनों टर्म याद रखिएगा। देखिए एक होता है जीडीपी, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है, इसको याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश की घरेलू सीमा के अंदर एक निश्चित समय अवधि में किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर, सीमाओं के अंदर, ये याद रखिएगा, घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है जीडीपी। इसमें बाउंडेड है कि देश के अंदर ही उत्पादन होना चाहिए। दूसरा टर्म होता है जीएनपी, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि जो प्रोडक्शन है वो आपका देश के बाहर हो, देश के अंदर हो, कोई बाउंडेशन इस चीज़ का नहीं होता है कि प्रोडक्शन देश के अंदर। ये बताइए सऊदी अरब जैसे देशों में भारत के कई सारे लोग काम करते हैं, वो वहाँ से कुछ पैसे भेजते हैं, कहाँ, इंडिया। यूएसए में कई लोग काम करते हैं, विदेशों में लोग काम करते हैं, वहाँ से पैसे भेजे जाते हैं यहाँ भारत में रहने वाले उनके परिवारजनों के लिए। वो भी भारत की आय ही है, लेकिन वो जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होती है, क्योंकि जीडीपी क्या होती है, डोमेस्टिक जो हमारी भौगोलिक सीमा है उसके अंदर जो उत्पादन हो रहा है। तो वो जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं, वो जो पैसे बाहर से भेजे जा रहे हैं, वो कहाँ शामिल होते हैं? वो शामिल होते हैं जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। वो किस में शामिल होते हैं? जीएनपी में शामिल होते हैं। जो विदेशों से जो पैसा आता है वो भी जीएनपी में शामिल होता है, जो विदेशी आय होती है वो भी जीएनपी में शामिल होती है। लेकिन जीडीपी में क्या शामिल होती है? घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होता है, सिर्फ वही। एक होता है एनएनपी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन तीनों के फुल फॉर्म ही जरूरी है, तो याद रखिएगा, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएलपी का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी कैसे निकाला जाता है? जीएनपी निकाला जाता, एनएनपी कैसे निकाला जाता है? जीएनपी में डेप्रिसिएशन को माइनस करके। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? मान लीजिए आपकी कोई फर्म है, आपकी कोई इंडस्ट्री है, कोई भी आपकी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में आपने क्या किया, मशीनें लगवाई हैं, उन मशीनों में क्षरण होता है, मशीनें टूट जाती हैं, उन जो मशीनें अगर टूट गई उसका खर्चा आपके ऊपर आया, वो जो खर्चा है, जो क्षरण है, वही होता है डेप्रिसिएशन। जो हानि हुई है आपको वही होती है डेप्रिसिएशन। तो वो जीएनपी में जब हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो क्या निकल आता है? एनएनपी। तो कभी कभी पूछता है कि एनएनपी निकालने का सूत्र क्या है, तो जीएनपी में क्या घटाया जाएगा? डेप्रिसिएशन यानी कि क्षरण को घटाया जाएगा। क्लियर? इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और जीएनपी में क्या शामिल होता है? बाहर से आने वाले रेमिटेंसेस भी शामिल होते हैं, विदेशी आय भी शामिल होती है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें जीडीपी जीएनपी लगेगा, तो याद रखिएगा कि जीएनपी में विदेशों से भी जो आय प्राप्त होती है वो शामिल होती है, जबकि जीडीपी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वही। ठीक है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए, तो एनएनपी निकालने के लिए क्या घटाया जाता है? तो एनएनपी निकालने के लिए घटाया जाता है डेप्रिसिएशन यानी कि क्षरण। मशीनों की जो टूट फूट होती है, क्षरण किस में घटाया जाता है? जीएनपी में घटाया जाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका सवाल आएगा जो मैंने कहा था ना कि जीडीपी जीएनपी पूछेगा। दिया है जीडीपी है 80 लाख करोड़ और जीएनपी कितना दिया हुआ है? जीएनपी कितनी दी हुई है? 85 लाख करोड़। इसका मतलब क्या है कि देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है उससे ज़्यादा उत्पादन है विदेशी, उससे ज़्यादा आय हमें कहाँ से मिल रही? उससे ज़्यादा आय हमें कहाँ से मिल रही है? विदेशों से मिल रही। तो जीएनपी क्या है? विदेशी आय। विदेशों से पैसा आ रहा था ना, तो इसमें विदेशी आय भी शामिल होती है। तो अगर
कहा गया है कि जीएनपी, इसमें दिख क्या रहा है, इसमें आपको ये दिख रहा है कि जीएनपी ज़्यादा है जीडीपी से, जीडीपी से। तो अगर जीएनपी ज़्यादा है जीडीपी से तो इसका सीधा मतलब क्या है कि विदेशों से जो आय प्राप्त हो रही है वो ज़्यादा है, विदेशों से जो आय मिल रही है वो क्या है, जीएनपी ज़्यादा है, मतलब विदेशी आय ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू भारत की जो शुद्ध आय है। तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए आप, विदेशी आय शुद्ध आय से अधिक है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब जीएनपी जीडीपी पढ़ा रही थी मैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखनी। भारत के बाहर से जो रेमिटेंसेस आते हैं इंडिया, वो जीएनपी में शामिल होते हैं। चलिए, मैंने आपको राजकोषीय घाटा नहीं बताया था क्या? जब नहीं बताया राजकोषीय घाटा। चलिए उसको भी देख ही लीजिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे हाँ, जब एलपीजी रिफॉर्म बताया था मैंने, एलपीजी रिफॉर्म बताया था, उसमें मुझे राजकोषीय घाटा आपको बताना था। हाँ, यहाँ पे राजकोषीय घाटा, देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुछ नहीं होता, कोई इतना बड़ा टर्म नहीं है, बहुत साधारण से शब्दों में समझेंगे। राजकोषीय घाटा, आप ये इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। घाटा कब होता है, घाटा कब होता है आपको, आपने किसी व्यापार में पैसे लगाए और उस पैसे में क्या हुआ कि आपका व्यय ज़्यादा हो गया, आपकी आय कम थी, और यही क्या है, यही है घाटा, इसी को कहते हैं घाटा। राजकोषीय घाटे की मैं देखती हूँ बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी होती हैं, ये है वो है, और फिर समझने में समस्या होती है। अरे सीधी सी बात है, घाटा है ना, आपने कोई व्यापार किया, उसमें आपका व्यय ज़्यादा हो गया, आय आपकी कम रही, आपको घाटा हो गया, यही है राजकोषीय घाटा। इसी तरह सरकारी उसमें होता है, सरकार का व्यय ज़्यादा हुआ किसी साल, उसकी आय कम हुई गवर्नमेंट की, तो उसको राजकोषीय घाटा बोल दिया। यही है। अब परिभाषा में चाहे जो दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सीधी सी बात है, इतना सा ढूंढ लो कि कहाँ किस लाइन में लिखा हुआ है कि मतलब व्यय ज़्यादा है और आय कम हो रही है, वही राइट आंसर है, ख़त्म करो, इतना ज़्यादा हेडेक लेना ही नहीं है। तो वहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पढ़ने वाले थे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे राजकोषीय घाटा आपको क्लियर कर दिया। चलिए हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित और चालू लेखा खाते में हो तो इसका मतलब क्या होता है। चलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बताइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बीओपी। एक निश्चित समय अवधि में, किसी भी निश्चित समय अवधि में किसी भी देश में, किसी भी देश की जो आय होती, आय या किसी भी देश में आने वाली जो धनराशि होती, आय कह लीजिए या धनराशि, और किसी भी देश से जाने वाली धनराशि, जाने वाली धनराशि के जो बीच का अंतर होता है, वही है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब कैसे समझेंगे इसको, थोड़ा सा और समझेंगे। किसी भी देश की आय कब होती है, जब वो आयात करता है या निर्यात करता है, बताइए। किसी भी देश की आय तब होती है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करे, एक्सपोर्ट करे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, विदेशी मुद्रा मिलेगी। और हमारे पैसा जाता कब है, हमारा पैसा तब जाता है जब हम आयात करते हैं। कोई भी हथियार खरीदना है, कोई भी मशीन खरीदनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, और उस आयात करने के लिए हमें अपने पैसे देने पड़ते हैं। समझ में आया। तो जब आयात और निर्यात के बीच का अंतर, अब क्या बोला गया था, असंतुलित है। असंतुलित तब होता है जब आयात हम ज़्यादा करते हैं कंपैरेटिवली टू निर्यात, और अगर हम आयात ज़्यादा करेंगे तो हमारा पैसा खर्च ज़्यादा होगा, खर्च ज़्यादा होगा, और निर्यात कम होगा तो आय कम होगी। सीधा सा मतलब है, बस समझाने का बस इतना ही आशा था।
बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती, कि किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है कि किसी भी एक निश्चित समय अवधि में किसी भी देश को मिलने वाली आय, किसी भी देश को अर्जित होने वाली आय और खर्च होने वाली आय, इनके बीच का जो अंतर है वही है बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसी भी देश को आय कब मिलती है? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करता है, और उसकी जो धनराशि वो जाती कब है? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा आयात करेगा, कोई चीज़ मंगवाएगा बाहर से तो उसको पैसे देने पड़ जाएंगे। तो जब किसी देश का आयात, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित कब होता है? जब आयात ज़्यादा हो जाता है, खर्च ज़्यादा होता है और निर्यात कम होता है किसी देश का, यानी कि आय कम हो जाती है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित हो जाता है। यही कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? कि मान लीजिए मुझे पैसे कहीं बाहर से मिल रहे हैं तो मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है लेकिन जो मिलने वाली आय है वो कम है, तो मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है? असंतुलित हो जाएगा। तो ऐसे समझिएगा। क्लियर? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर असंतुलित है और चालू लेखा खाते में है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका सीधा मतलब क्या हो जाएगा? बताइए, ऑप्शंस देखिए आप। इसका सीधा मतलब क्या है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित है? तो इसका सीधा मतलब है कि आयात ज़्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है, यानी कि खर्च ज़्यादा हो रहा है और जो आय है वो कम हो रही। क्लियर? चलिए, एलपीजी में जी का मतलब क्या होता है? मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जी का मतलब होता है जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। जो भारत की अर्थव्यवस्था जब विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती है तो क्या फ़ायदे होते हैं? भारत में एफडीआई आता है। जब एफडीआई आता है तो निवेश बढ़ता है, और जैसे ही निवेश बढ़ता है तो नई टेक्नोलॉजी आती है इंडिया में, और जब वो टेक्नोलॉजी आती है तो जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो उस टेक्नोलॉजी को सीखते हैं और उससे हमें फ़ायदा होता है। उससे जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको फ़ायदा होता है। तो बेसिकली एलपीजी में जी का क्या मतलब होता है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यही होता है ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? चलिए, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? भारत में जो विदेशी निवेश आता है, एफडीआई आता है। एफडीआई आके यहाँ पे कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर रहा है, जब वो कंपनी इस्टेब्लिश कर रहा है तो वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, नए इंजीनियर्स लेके आ रहा है। वो काम किन के साथ कर रहा है? यहाँ के माफ़ करिएगा, यहाँ के लोकल इंजीनियर्स के साथ काम कर रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी वो लेके आए हैं वो यहाँ के लोकल इंजीनियर्स भी सीख रहे हैं और उसका फ़ायदा इंडिया को होगा। तो यही है ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान दर्शाने वाला मानक कौन सा है? देखिए, क्या होते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर? आप सबको पता है। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है उसे बोलते हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण जो क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से संबंधित है। जो टर्सरी सेक्टर है उसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। और जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें वर्तमान समय में 2025 में सबसे ज़्यादा योगदान इसी सेक्टर का है, टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है। सवाल पूछा जाता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, तो सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। ये तीनों सेक्टर क्या का योगदान दर्शाने वाला मान कौन सा है? इनको दर्शाने वाला मान सिर्फ इतना है कि भारत की नेशनल इनकम में इन तीनों सेक्टर का योगदान कितने प्रतिशत है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। मतलब भारत की जो नेशनल इनकम है, भारत की जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी भी देश में एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित होने वाली जो वस्तुओं और सेवा जो भी आय मिलती है एक साल में, सीधे समझिए, इतना ज़्यादा मत ट्रिकी बनाइए। नेशनल इनकम देश की आय, उस हमारे देश की आय में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये जो तीनों क्षेत्र हैं इनका कितने प्रतिशत योगदान, तो ये बताती है ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान दर्शाने वाला मान कौन सा है कि जो भारत की नेशनल इनकम है उनका प्रतिशत में योगदान कितना है, इन सेक्टर्स का कितने प्रतिशत में योगदान है। प्राइमरी सेक्टर कितने प्रतिशत योगदान दर्शा रही है, सेकेंडरी सेक्टर कितने प्रतिशत योगदान दर्शा रही है और टर्शरी सेक्टर कितने प्रतिशत योगदान दर्शा रही है। क्लियर? भारत की नेशनल इनकम में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ।
चलिए, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, याद रखिएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा, ये किस प्रकार का टैक्स है? तो याद रखिएगा, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आप किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे जब आप बिल पे करते हैं तो आपको जो बिल तो आपको पे करना ही पड़ता है, उसमें लिखा होता है नीचे जीएसटी, विथ जीएसटी। तो जो आप जीएसटी पे करते हैं वही है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो आपसे डायरेक्ट वसूले नहीं जाते, वो इनडायरेक्ट तरीके से वसूले जाते हैं। जब आप दुकान में किसी सामान को लेने जाते हैं, उसमें पीछे देखिएगा पैकेट में लिखा होता है जीएसटी, तो वो आपसे इनडायरेक्टली वसूला जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जो आपसे डायरेक्ट लिए जाते हैं। क्लियर? तो जीएसटी कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। पूरी दुनिया में सबसे पहले जीएसटी को लागू किसने किया था? पूरी दुनिया में सबसे पहले जीएसटी को 1954 में लागू किया था फ्रांस ने। 1954 में किसने लागू किया था जीएसटी को? फ्रांस ने लागू किया था। क्लियर? दूसरी चीज़, भारत में कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017, इस डेट को आप एक बार कंफर्म करके मुझे बताइएगा। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। दूसरी चीज़, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। क्लियर? एक चीज़ और बताना था आपको, जो जीएसटी है उसको सबसे पहले पारित पूरे भारत में असम राज्य ने किया था, लेकिन लागू करने वाला सबसे पहले तेलंगाना था। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जीएसटी को सबसे पहले पारित किसने किया? असम ने किया, लेकिन लागू किसने किया था? तेलंगाना राज्य ने किया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें कराई जा रही हैं यहाँ पे। और स्वास्थ्य नहीं है सही, बट ठीक है, आप सबका एग्ज़ाम है, मैं भी समझती हूँ उस चीज़ को। आपको बस इतना कर देना है कि इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिएगा जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा पेड कोर्सेज, जो हैशटैग बोलते हैं कि हम आपको सिलेक्शन दिलवा ही देंगे, हम सिलेक्शन देंगे आपको, हम नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। अरे कुछ नहीं है। जहाँ चीज़ें समझ में आती हैं, जहाँ चीज़ें सिर्फ इतना थोड़ी होना है कि एक रेस है उसमें ये बताया जा रहा है इसका ये आंसर सही है, इसका ये आंसर सही है। अरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा सा तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, थोड़ा सा तो खोल दो दिमाग, ताकि वो जीवन में कभी कोई सब्जेक्ट पढ़े, वो वाला सब्जेक्ट तो उसको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। बार बार हर एग्ज़ाम के लिए भटकना ना पड़े 4 जगह। वो होता है एक पढ़ाई का तरीका। कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो आप, एक जगह पढ़ाओ ना उसको, सारी चीज़ें, उसको क्यों भटकना है 4 जगह। लेकिन ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन तक जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ें, और बाकी क्लासेस तो चल ही रही हैं। और हाँ, जिनकी ये समस्या थी कि नए वीडियो जब आते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने कर लिया है उन्होंने बेल आइकॉन नहीं दबाया है, तो वो कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको वीडियो का। चलिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट निर्धारण कौन सा संस्थान करता है? देखिए, फॉरेन एक्सचेंज का जो निर्धारण है वो किस आधार पे होता है? फॉरेन एक्सचेंज का जो निर्धारण होता है वो होता है डिमांड और सप्लाई पर। डिमांड और सप्लाई पर कैसे बताते हैं? मान लीजिए डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। जहाँ पहले 1 रुपये होता था 45 डॉलर का, वहीं अब 1 रुपये हो गया है 85 डॉलर का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई। पहले क्या था? ये 1 रुपये 45 डॉलर था, और अब क्या है? अब ये हो गया है 1 रुपये 85 डॉलर। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ी तो इसकी वैल्यू हो सकता है कि अगर इसकी डॉलर की डिमांड और बढ़े तो ये एक्सचेंज रेट कितना बढ़ जाए? 1 रुपये हो सकता है 100 डॉलर के बराबर पहुंच जाए। तो एक्सचेंज रेट वो होता है कि जिस दर पे किसी भी देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती है। जैसे भारत का रुपए है, वो डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, वही कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जब किसी मुद्रा की डिमांड बढ़ती चली जाती है और उसकी सप्लाई कम होती है, तो उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी बढ़ता चला जाता है। जैसे पहले 1 रुपये होता था 45 रुपये का, फिर 1 रुपये 85 रुपीज़ का। अब अगर और डिमांड बढ़ती चली गई तो हो सकता है ये 1 रुपये से 100 डॉलर पहुँच जाए। तो ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है?
ये डिपेंड कर रहा है मांग और आपूर्ति पर, डिमांड और सप्लाई पर। क्यों डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है? क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा होने के कारण वैल्यू बढ़ रही है। कहते हैं ना कि वैल्यू बढ़ गई है तो भाव बढ़ गए इसके, तो इसके भाव बढ़ गए हैं, मतलब डॉलर के भाव बढ़ जाते हैं डिमांड बढ़ जाने के कारण। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट भी किस पे डिपेंड करता है? डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। अगर डिमांड बढ़ जाएगी डॉलर की तो इसका एक्सचेंज रेट जो है एक रुपये के मुकाबले वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे चीज़ें होती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में कौन से संस्थान तंत्र पर निर्भर कर रहा है ये? तो ये मांग और आपूर्ति पर निर्भर कर रहा है। अगर इसकी डिमांड ज़्यादा होगी डॉलर की तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा रुपए के मुकाबले या किसी भी कंट्री के पैसे के मुकाबले। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से गैर बैंक एनबीएफसीज का उदाहरण कौन सा है? एनबीएफसीज बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो बैंक नहीं होती हैं। याद रखिएगा, एनबीएफसी जो है वो बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, लेकिन ये ऋण देने का काम करती हैं। बिल्कुल, ये ऋण देने का काम करती हैं। शेयर, डिवेंचर्स, शेयर, डिवेंचर, इन सब में दूसरी चीज़ जो भी बीमा कंपनीज हैं वो एनबीएफसीज कहलाती हैं। बीमा कंपनीज, एनबीएफसी याद रखिएगा, एनबीएफसी बैंक नहीं होती हैं क्योंकि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो डिपॉजिट स्वीकार करते हैं, जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। एनबीएफसी जमाएं स्वीकार नहीं करती। क्लियर? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बैंक जैसे सभी को पैसे नहीं दे पाते हैं, जो बैंकिंग संस्थान है वो सभी के लिए पैसे प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं वो ऋण देने का काम करती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये बैंक नहीं होते हैं। इन्हें रेगुलेट कौन करता है? एनबीएफसीज को, एनबीएफसी को रेगुलेट करने का काम आरबीआई द्वारा किया जाता है। सवाल आता है एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है? तो एनबीएफसी को आरबीआई रेगुलेट करता है। क्लियर? तो अब ऑप्शन देख लीजिए कि एनबीएफसी का उदाहरण कौन सा है? आरबीआई है क्या? ये तो खुद सेंट्रल बैंक है। आईसीआईसीआई कॉमर्शियल बैंक है। नाबार्ड ये कृषि पे आधारित बैंक है, कृषि के लिए जो वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करता है। इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनीज, यही क्या कहलाती हैं? एनबीएफसीज कहलाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज। क्लियर? चलिए, याद रखिएगा ये बैंक नहीं होते हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेशन आरबीआई के हाथों होता है। क्लियर? चलिए, किसी डेटा सेट में सेंट्रल टेंडेंसी का पता लगाने के लिए प्रयुक्त माप कौन सी होती है? सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी ये होती है कि किसी भी डेटा सेट में जो माध्यमान होता है, माध्यमान उसका प्रतिनिधित्व करने वाला, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला, ये तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? कोई भी जैसे डेटा सेट होता है उसमें कोई डेटा सेट होता है उसमें माध्यमान का प्रतिनिधित्व करने वाला। उस माध्यमान का प्रतिनिधित्व कौन करता है? माध्यिका। क्या कोई दिक्कत है? और बहुलक। तो किसी भी डेटा सेट के माध्यमान का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी। तो किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ये तीन मान होते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई एक डेटा सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 7, मान लीजिए ये। अब इसमें माध्य का पता लगाना है। तो जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है आप सबको पता है, सबको जोड़ के जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो, माध्य निकल आएगा। माध्यिका निकालनी है, इसको अरेंज कर दो किसी भी क्रम में, आरोही या अवरोही, उसके बीच जो बीच की वैल्यू होती है वो माध्यिका हो जाती है। बहुलक, किसी भी डेटा सेट में जो सबसे ज़्यादा बार वर्ड आया हुआ है वही बहुलक होता है। तो किसी डेटा सेट में सेंट्रल टेंडेंसी का पता लगाने के लिए प्रयुक्त माप क्या होती है? तो प्रयुक्त माप होती है मोड। और इसी मोड के ये 3 पार्ट होते हैं। इसी मोड के ये पार्ट होते हैं
माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। पानी पी लूँ 1 सेकेंड, भाई गला सूख रहा है। तो किसी भी डेटा सेट में सेंट्रल टेंडेंसी का पता लगाने के लिए किस प्रयुक्त माप को यूज किया जाता है? तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? किसी डेटा सेट में माध्य मान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मान, सेंट्रल टेंडेंसी। उसको कैसे पता लगाते हैं हम? मोड की मदद से। मोड में क्या होता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये 3 माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से सेंट्रल टेंडेंसी का पता लगाया जाता है। क्लियर? चलिए निकालते हैं ना माध्य, फिर माध्यिका, फिर बहुलक। जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है वो जानते हैं। तो किसका उपयोग किया जाता है? मोड का यूज किया जाता है। चलिए, भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? हम पढ़ चुके हैं। जो भारत में जीएसटी है वो कैसा कर है? वो इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। आप सबको पता है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आया है जीएसटी? बताइए। बताया था मैंने। अगला सवाल, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है तो वस्तुएं किस प्रकार से जुड़े हैं? देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरे वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है? दूसरे वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है? यही है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे मान लीजिए चाय पत्ती हो गई महंगी, उदाहरण से समझिए, चाय पत्ती हो गई महंगी। अब इस चाय पत्ती के महंगी होने से, एक वस्तु है चाय पत्ती, दूसरी एक चाय पत्ती के महंगे होने से अब लोग चाय तो पिएंगे नहीं। हालांकि भारत है, यहाँ चाय तो नहीं छोड़ेंगे कभी, लेकिन फिर भी समझिए कि मान लीजिए चाय है, चाय पत्ती महंगी हो गई तो लोग चाय पीना तो छोड़ देंगे। तो चाय की जगह उसका सब्स्टिट्यूट क्या यूज़ करेंगे? वो कॉफ़ी। तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। यही होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरे वस्तु की कीमत में, दूसरे वस्तु की मांग में, दूसरे वस्तु की मांग में जो परिवर्तन हो जाता है उसी को बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो ये पॉजिटिव में जाता है। ये किस में जाता है? पॉजिटिव में जाता है। याद रखिएगा, ये पॉजिटिव चीज़ है भाई, कि एक की कीमत में परिवर्तन हुआ, एक की कीमत बढ़ी तो दूसरे की मांग अपने आप बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव है। इसका एक दूसरा फॉर्म होता है नेगेटिव। वो क्या होता है नेगेटिव? तो देखिए, नेगेटिव में क्या होता है कि नेगेटिव इसमें होता है कि यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे वस्तु की मांग भी घट जाती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए पेट्रोल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े तो कार की जो मांग है वो अपने आप घट जाएगी। भाई पेट्रोल महंगा हो गया है तो लोग कार क्यों खरीदेंगे? बताइए, पेट्रोल तो महंगा हो गया है तो लोग कार क्यों खरीदेंगे? बताइए। यही है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और मैंने जितना सरल तरीका था सरल से सरल तरीके से आपको समझाया है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब किसी एक चीज़ की अगर कीमत में परिवर्तन हुआ तो दूसरे वस्तु की मांग में कैसे परिवर्तन हो जाता है। चाय पत्ती की कीमत में परिवर्तन हुआ तो कॉफ़ी की मांग बढ़ गई, ये कहलाएगा पॉजिटिव। और जैसे दूसरा मैंने क्या बताया, कीमत में परिवर्तन, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो किसकी मांग घट गई? अपने आप कार की जो मांग है वो अपने आप घट गई। ये कैसे जाता है? ये नेगेटिव में जाता है कि एक अरे अरे कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरे वस्तु की मांग अपने आप घट गई। क्लियर? तो ये दिया हुआ है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ, नीचे आ जा भाई,
दिया हुआ है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब ज़्यादा होती है ज़ीरो से, तो ये क्या होता है, तो ये होता है पॉजिटिव में जाता है। और पॉजिटिव को मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव में कब होता है, जब चाय पत्ती की कीमत बढ़ी, तो कीमत बढ़ने से किसकी मांग बढ़ गई, किसकी मांग बढ़ गई, कॉफ़ी की मांग अपने आप बढ़ गई। तो क्या हो गया, इसमें जो सब्स्टिट्यूट है वो अपने आप जुड़ा हुआ है पॉजिटिव वाले से। नेगेटिव में मैंने क्या बताया था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो कार की जो मांग है वो अपने आप घट गई। पेट्रोल ही महंगा है तो कार कौन खरीदेगा, तो ये किस में जाता है, ये नेगेटिव में जाता है। और जब ये नेगेटिव में जाता है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी हो जाती है, कम हो जाती है जीरो से। क्लियर, तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है जीरो से, तो ये पॉजिटिव में जाएगा। तो पॉजिटिव में जाएगा तो चाय पत्ती और कॉफ़ी वाला ऑप्शन आएगा, और कॉफ़ी सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है चाय पत्ती का। क्लियर, समझ गए होंगे आप कि एक वस्तु की जब कीमत बदलती है तो दूसरे वस्तु की मांग कैसे अपने आप बदल जाती है, वही है क्रॉस इलास्टिसिटी। चलिए, निम्नलिखित में से क्या होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, बताइए, बताना, इसमें कुछ बताना ज़रूरी है क्या। कह रहा है कीमत बढ़ रही है और मांग घट रही है, तो ये कौन सा नियम, कितनी बार बताना पड़ेगा कि कीमत अगर बढ़ रही है तो सीधी सी बात है 400 रुपये किलो टमाटर होगा तो मांग तो घट ही जाएगी ना। और ये किस नियम का पालन कर रहा है, डिमांड लॉ, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, इसका पालन कर रहा है। मांग का नियम, मांग का नियम किस पे आधारित था, मैंने बताया था डिमांड और सप्लाई पे आधारित था कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो कीमत बढ़ जाएगी। क्लियर, और जिस वस्तु की मान लीजिए कीमत ज़्यादा है तो उसकी मांग तो अपने आप कम होगी। तो ये किस नियम का पालन है, मांग के नियम का पालन। क्लियर, चलिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मूल्य निर्धारण कौन तय करता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार वो होता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में उत्पादक होते हैं, फ्री उत्पादक होते हैं, और फ्री होते हैं उपभोक्ता। फ्री कौन होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। और इसका निर्धारण होता है मार्केट की प्रतियोगिता के आधार पे। मार्केट की प्रतियोगिता मतलब डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे। मार्केट में जैसी प्रतियोगिता होगी उस आधार पे चीज़ें यहाँ पे संभव होती हैं। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मूल्य निर्धारण कौन करता है, मार्केट की प्रतियोगिता। सीधी सी बात है, जितना डिमांड है जिस हिसाब से मार्केट, ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में आके प्रतियोगिता करिए, डिमांड सप्लाई के आधार पे चीज़ें होती। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मूल्य निर्धारण कौन करेगा, मूल्य निर्धारण करेगा बाजार की प्रतियोगिता। मार्केट की जो प्रतियोगिता होगी जो किस पे बेस्ड होती है, और डिमांड एंड सप्लाई पे आधारित होती है। चलिए, आरबीआई ब्याज दर घटाता है तो सामान्यतः वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं। मैं बार बार तो नहीं बताऊंगी ये चीज़ कि आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने ब्याज दर घटा दी तो कॉमर्शियल बैंक कहाँ चले गए, इससे पैसा लेने चले गए। और कमर्शियल बैंक ने पैसा लेके किसे उधार दिया, आम जनता को उधार दिया। और आम जनता क्या करेगी, उस पैसे का आम जनता को दे दिया, आम जनता उस पैसे को उधार लेगी और ब्याज देगी। ब्याज किसे देगी, कमर्शियल बैंक को। जब आम जनता के हाथों में पैसा आएगा तो क्या होगा, मनी का फ्लो बढ़ेगा इकॉनमी में, मनी का फ्लो बढ़ेगा इकॉनमी में, इकॉनमी बूस्ट करेगी, तो ऋण बढ़ा देते हैं। क्लियर, ये बता चुकी हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल इनकम की परख में शामिल नहीं है। नेशनल इनकम की परख में कौन सा शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए देखिए, नेशनल इनकम क्या होती है, किसी भी देश की एक निश्चित समय अवधि में जो आय होती है वही होती है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में क्या शामिल नहीं है ये पूछा है, नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, जो वेतन दिया जाता है लोगों को वो उनकी सेवा के लिए दिया जाता है, उनकी सेवाओं के लिए दिया जाता है। जो भी सर्विसेज दी जाती हैं उसके बदले लोगों को वेतन दिया जाता है। जो रेंट और किराया दिया जाता है वो भूमि और मकान के बदले दिया जाता है, भूमि और मकान के बदले रेंट और किराया दिया जाता है। लाभ जो मिलता है वो रखे हुए पैसे पे मिलता है, ठीक है, उस पे जो ब्याज मिलती है वो भी पैसे पे मिलती है। लेकिन जो पेंशन दी जाती वो किसी सर्विस के बदले दी जाती है क्या। अब तो रिटायर हो गए, जिन्हें पेंशन दी जा रही है वो तो रिटायर हो गए, वो तो किसी तरह की सर्विस नहीं दे रहे हैं, वो तो किसी भी प्रकार की कोई सर्विसेज, कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, फिर भी पेंशन जा रही है। तो वो हमारी इनकम नहीं, वो देश की इनकम नहीं है, वो एक्सपेंडिचर है, वो व्यय।
तो पूछा है कि नेशनल इनकम, वर्ड याद रखिएगा, इनकम, इनकम में क्या शामिल नहीं है, तो इनकम में पेंशन शामिल नहीं होगी, क्योंकि जो पेंशन दी जाती है वो किसी आय के बदले नहीं दी जाती। तो क्या नहीं है शामिल, पेंशन शामिल नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। बल्कि जो वेतन दिया जाता है वो सेवा के बदले दिया जाता है, जो रेंट दिया जाता है वो भूमि और मकान के बदले दिया जाता है, जो प्रॉफिट्स दिए जाते हैं वो ब्याज के बदले दिए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंशन इनकम का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। 1991 के बाद इनमें से किस क्षेत्र को अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र में संरक्षित किया गया है? बताइए कौन सा सेक्टर है 1991 के बाद जो अभी भी पब्लिक सेक्टर का है? तो याद रखिएगा पब्लिक सेक्टर का जो है वो है अभी भी परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के अनुसार, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, इसके अनुसार जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग और उपभोग, इसका काम किसे दिया गया है? इसका काम दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग है और उपभोग है वो कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकती है। कौन सा अधिनियम है? परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। पता चला कि परमाणु ऊर्जा को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया और यहाँ पाकिस्तान जैसे देश ही गायब हो रहे हैं। कुछ भी भरोसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर इंडिया पे ही दाग दे। तो इस वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्या संरक्षित किया गया है? परमाणु ऊर्जा अभी भी संरक्षित किया गया है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर संसाधन सीमित है तो अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या क्या होती है? हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि अगर संसाधन हमारे पास रिसोर्सेज सीमित है तो अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या क्या होती है? अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें? कि भोजन करें, भोजन का उत्पादन करें या हथियार का, मैंने बताया था इसको। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें? श्रम ज़्यादा लगाएं या मशीनें ज़्यादा यूज़ करें। तीसरा, किसके लिए करें? गरीब के लिए, अमीर के लिए, मध्यम वर्ग के लिए। तो किसी भी सेक्टर के प्रोडक्शन की सबसे जो समस्या है वो ये तीनों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिमय दर, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म किसे दर्शाता है? देखिए इसके पहले जान लेते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस रेट पर किसी भी देश की मुद्रा किसी दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती। मान लीजिए डॉलर को रुपए में बदलना है या रुपए को डॉलर में बदलना है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसपे एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। जैसे एक रुपए को 85 डॉलर के बराबर है तो ये इसका नॉमिनल एक्सचेंज रेट होगा, क्योंकि जिस रेट पे एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में हम कन्वर्ट कर रहे हैं वही कहलाता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। और नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो ये है, तो पूछा गया है विनिमय दर पर डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म का प्रभाव क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है किसकी? डॉलर की, तो ये जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले डॉलर था 1 रुपये बराबर 85 डॉलर, अब हो सकता है ये हो जाए 100 डॉलर। तो अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। और यदि डिमांड डॉलर की कम हो गई तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। तो वही पूछा गया है कि जो विनिमय दर पर डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म का प्रभाव है वो क्या दर्शाता है? तो वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट को दर्शाता है। क्लियर? तो इतना याद रखिएगा कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है? जिस रेट पे एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट की जाती है। डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म का प्रभाव किस पे पड़ता है? तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे डायरेक्ट पड़ता है। डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट वापस घट जाता है। क्लियर? क्योंकि कौन सा रेट है नॉमिनल? कि जिस रेट पे एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट हो रही। ठीक है, चलिए इन्फ्लेशन नियंत्रित करने में आरबीआई क्या करता है? देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है जब डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है।
जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम है तो मैंने बताया था कि वो क्या हो जाती है, चीज़ महंगी हो जाती है, महंगी हो जाती है, यही कहलाती है महंगाई। क्लियर? जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। डिमांड कब ज़्यादा है, मुझे ये बताइए, डिमांड कब ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की हो? जब लोग उसके पास ज़्यादा कोई चीज़ खरीदने आते हैं। लोग खरीदने कब आते हैं? जब लोगों के हाथ में पैसा होता है। क्लियर? चलिए, तो जब डिमांड कब ज़्यादा होती है? जब लोगों के हाथ में होता है पैसा। ठीक है, अब आरबीआई के सामने ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, कैसे किया जाए? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो आरबीआई सोचता है डिमांड ही कम कर देते हैं। तो डिमांड कैसे कम किया जाए? लोगों के हाथों में पैसा कम करो। पैसा कैसे कम करें? तो एक माध्यम होता है, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब SLR। SLR एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा होता है जो चाहे सोने के फॉर्म में हो, नगद हो या प्रतिभूतियों के रूप में हो, बैंकों को अपने पास रिजर्व रखना ही होता है, अन्यथा आरबीआई उनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर देगा। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने पास जो कमर्शियल बैंक है उन्हें रखनी होती है। तो आरबीआई क्या करता है, इस SLR को बढ़ा देता है। मान लीजिए पहले SLR था 40 रुपये की, बैंकों को 40 रुपये अपने पास रखना है। अब क्या हुआ, अब आरबीआई कहने लगा कि अब बैंक 40 नहीं, तुम 80 रुपये अपने पास रखोगे। तो जो 40 रुपये ये कॉमर्शियल बैंक किसे दे रहे थे? लोगों को दे रहे थे। पहले क्या था, ये 40 रुपये था SLR, तो और फिर बढ़ा के कितना कर दिया गया, 80 रुपये। तो ये जो 40 रुपये बढ़ाया गया है, उस 40 रुपये का यूज़ पहले कहाँ कर रहे थे बैंक? ये दे रहे थे आम जनता को उधार। तो जो आम जनता के हाथ में पैसा आ रहा था तो वो उससे डिमांड बढ़ा रही थी। अब क्या किया, जो बैंक का पैसा था आरबीआई ने बैंक में ही रखवा दिया कि अब तुम अपने पास 80 रुपये रखोगे, 40 रुपये नहीं रखोगे। तो अब बैंकों ने जो 80 रुपये रखना चालू कर दिया। बैंक के पास पैसे हो गए कम, किसे देने के लिए? भारत की आम जनता को देने के लिए। तो जब भारत के आम लोगों के पास पैसा कम आएगा तो डिमांड भी गिरने लग जाएगी, जब डिमांड गिरने लग जाएगी तो महंगाई भी गिरने लग जाएगी। तो यही होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का माध्यम आरबीआई द्वारा। और SLR क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, चाहे वो सोने के फॉर्म में हो, नकदी के फॉर्म में हो या प्रतिभूति के फॉर्म में हो, अपने पास रखने की बैंकों को। क्लियर? तो समझ में आया कि पहले जहां बैंक 40 रुपये रख रहे थे अपने पास, अब वो कितना रखेंगे? अब 80 रुपये रखेंगे। तो जो 40 रुपये वो दे रहे थे उधार, अब वो दे नहीं पाएंगे, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, लोगों के पास हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो वो चीज़ें कहाँ से खरीदेंगे, तो डिमांड भी नहीं बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आर्थिक लाभ शून्य क्यों माना जाता है? देखिए, जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है, मैंने आपको बताया पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उपभोक्ता और उत्पादक ओपन मार्केट में होते हैं। उसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आके अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, कोई भी उपभोक्ता आके कोई भी सामान खरीद सकता है। एक मान लीजिए आपके मोहल्ले में, बहुत सरल शब्दों में इसलिए समझाती हूँ कि चीज़ें समझ में आ जाएं आपको। आपके मोहल्ले में कोई किराने की दुकान नहीं थी, एक व्यक्ति ने किराने की दुकान खोली, उसकी दुकान बहुत चली। दूसरे लोगों ने सोचा कि यार इसकी तो बहुत दुकान चल रही है, 4 दुकानें और खुल गई, क्योंकि ओपन मार्केट है ना, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट है। 4 दुकानें और खुली, अब वो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि 4 और खुल गई हैं, तो अब कंपटीशन बढ़ गया है। उन 5 को देख के 4 दुकानें और खुल गई, अब टोटल 9 दुकानें उस मोहल्ले में हो गई हैं और अब फ़ायदा नहीं हो रहा किसी को। तो यही कहलाता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में इकोनॉमिक प्रॉफिट शून्य हो जाना। और इकोनॉमिक प्रॉफिट शून्य कब हो जाता है कि जब कोई फर्म का आर्थिक लाभ दूसरे लोग देखते हैं तो वो भी उस फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि सप्लाई उस चीज़ की ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है। जैसे किराने की दुकान पहले एक थी तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सप्लाई करने वाला एक ही था, तो उसको तो प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, सप्लाई करने वाले ज़्यादा हो गए, 9 दुकानें खुल गई हैं, सप्लाई करने वाले तो ज़्यादा हो गए लेकिन डिमांड वाले तो उतने ही हैं। तो सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तो जो उनका इकोनॉमिक प्रॉफिट था वो क्या हो गया, वो शून्य हो गया। और ये शून्य क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट है। अगर ये होता कि सिर्फ एक मोहल्ले में 3 दुकानें ही खुलेंगी किराने की, इससे ज़्यादा नहीं खुलेगी, तो क्या ये इकोनॉमिक प्रॉफिट शून्य जाता? तीनों कमाते।
लेकिन फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट है, इस वजह से जितनी दुकानें चाहे उतनी दुकानें खुल सकती हैं। तो इस वजह से उनका इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसा हो गया? शून्य हो गया। 9 दुकानें हैं, जी भर सप्लाई हो रही है, डिमांड है ही नहीं है, तो कौन कमाएगा? कोई नहीं कमाएगा। तो इसी वजह से जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो इकोनॉमिक प्रॉफिट शून्य क्यों माना जाता है? क्योंकि उस बाजार में फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट रहती है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में किसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है? देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में मैंने आप सबको बताया था कि जो ये दर्शाते हैं कि जो आपकी टोटल जीडीपी है उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स का कितना योगदान है। कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में किसका योगदान दर्शाते हैं? तो वो जीडीपी का योगदान दर्शाते हैं कि जो देश की टोटल जीडीपी है उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इनका कितना योगदान है तीनों सेक्टर्स का। क्लियर? चलिए, तो तीनों सेक्टर्स किस में योगदान दर्शा रहे हैं? देश की जीडीपी देश की जीडीपी में योगदान दर्शा रहे हैं। क्लियर? चलिए, आरबीआई रेपो रेट घटाने पर कौन सा परिणाम अपेक्षित है? आरबीआई की रेपो रेट घटाने पर कौन सा परिणाम अपेक्षित होता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो किससे उधार लेते हैं? बैंक किससे उधार लेते हैं? आरबीआई से। आरबीआई से उधार लेते हैं, और यदि रेपो रेट कम हुआ, मान लीजिए रेपो रेट ये कम हुआ, तो यदि ये रेपो रेट कम हो गया तो बैंक ज़्यादा उधार लेंगे। भाई रेपो रेट कम है, ब्याज दर कम है, तो ज़्यादा उधार लेंगे। जब ज़्यादा उधार लेंगे तो बैंक को क्या देंगे? वो आम जनता को ज़्यादा ऋण देंगे, क्योंकि उनसे तो पैसा मिलने वाला है। वो मैकेनिज्म पूरा पढ़ाया था मैंने। रिवर्स रेपो क्या होता है? जिस रेट पे आरबीआई पैसा लेता है बैंकों से, जब बहुत ज़्यादा जो फ्लो हो जाता है इकोनॉमी में पैसे का, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो का यूज़ करता है आरबीआई। तो रेपो रेट घटाने का कौन सा परिणाम अपेक्षित है? तो रेपो रेट घटी, बैंकों ने आरबीआई से उधार लिया, फिर बैंकों ने किसे पैसा दिया? जनता को। तो जनता को क्या देने लग जाएंगे? ये ऋण देने लग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यदि रेपो रेट घटा? तो वाणिज्यिक बैंक ऋण बढ़ा देते हैं। क्लियर? रेपो रेट घटेगा, बैंक जाएंगे आरबीआई से उधार लेंगे, उधार लेके जनता को ऋण देना चालू कर देंगे। क्लियर? कुछ नहीं है, एक बार समझ लिया ना, इसी वजह से चीज़ें इतनी आसान लग रही हैं, क्योंकि चीज़ें आपने समझ ली। देखिए अगला सवाल, जीएनपी ज़्यादा है जीडीपी से, तो इसका अर्थ क्या है? मैंने बताया था आपको, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। जीएनपी में क्या शामिल होती है? रेमिटेंसेस शामिल होते हैं, यानी विदेशों से आने वाली आय शामिल होती है। और जीडीपी क्या है? जो शुद्ध आय है, घरेलू डोमेस्टिक आय, वो शामिल होती है। तो यदि जीएनपी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? जीएनपी ज़्यादा है इसका मतलब है विदेशी आय घरेलू आय से ज़्यादा है। ये फ़ायदा होता है समझने का। अगर आपने कोई भी चीज़ समझ ली है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, अब आपको जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये फ़ायदा होता है किसी भी चीज़ को समझ के पढ़ने का। क्लियर? तो जीएनपी अगर ज़्यादा है जीडीपी से, तो इसका अर्थ क्या है? विदेशी शुद्ध आय घरेलू आय से अधिक है। ठीक है, चलिए। एलपीजी में जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। महंगाई नियंत्रित करने में आरबीआई का सबसे प्रभावी उपकरण एसएलआर, बता चुके हैं। कब लागू की गई थी एलपीजी? एलपीजी रिफॉर्म कब लागू हुआ? 1991 में लागू हुआ था। चलिए, अभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे आने वाले। एलपीजी नीति लागू होने के बाद किसने भारत में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई? देखिए, जब एलपीजी रिफॉर्म लागू हुआ तो उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ? भारत में एफडीआई का प्रभाव आया और विदेशी मुद्रा भंडार आया। अरे एफडीआई जब आएगा वो अपने साथ निवेश लेके आएगा, वो यहाँ निवेश करेगा, वो यहाँ पे ज़मीन खरीदेगा, वो यहाँ भवन खरीदेगा। जब ज़मीन खरीदेगा, भवन खरीदेगा, तो उसके पास तो डॉलर्स है ना, तो वो तो हमें डॉलर्स देगा। भले वो हम इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें, तो भारत का विदेशी मुद्रा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बताइए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो जब एलपीजी लागू हुई तो सबसे बड़ी वृद्धि क्या देखी गई? एफडीआई का प्रभाव और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। वो यहाँ आके भारत की ज़मीन खरीदेगा, भारत की
चीज़ों का उपभोग करेगा तो विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफडीआई का प्रभाव बढ़ेगा जब एलपीजी लागू हुई उसके बाद। 1991 की आर्थिक सुधारों के पीछे कारण क्या थे? मैंने बताया था कि उस समय भारत का राजकोषीय घाटा इतना ज़्यादा हो गया था, व्यय इतना ज़्यादा हो रहा था, आय कम थी, बैलेंस ऑफ जो पेमेंट्स था वो खतरनाक स्थिति में था, एक हफ्ते का आयात करने के लिए ही पैसे बचे थे। तो एलपीजी की आर्थिक सुधारों के पीछे कारण क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। क्लियर? चलिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वाले देशों में करेंसी के मूल्य निर्धारण को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो करेंसी का जो मूल्य निर्धारण है उसको करते हैं सेंट्रल बैंक्स, सेंट्रल बैंक करते हैं। सेंट्रल बैंक कैसे करते हैं? जैसे भारत में सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। तो ये क्या करता है, मान लीजिए $1 अभी है $85, $85, और अगर आरबीआई देखता है कि डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ रही है, अब जब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो अब हमने पढ़ा है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो हो सकता है कि ये पहुंच जाए $1 $100 के बराबर। क्या किया जाए? किया ये जाए कि डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा क्यों है डॉलर की? क्योंकि डॉलर की सप्लाई कम। डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि डॉलर की सप्लाई कम है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आरबीआई के पास जो डॉलर्स है उसका मार्केट में फ्लो बढ़ा दे, मतलब उसकी सप्लाई बढ़ा दे, क्योंकि आरबीआई भाई सेंट्रल बैंक है, उसके पास भी तो डॉलर्स है, तो उसकी अगर सप्लाई कम है तभी तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो आरबीआई ने क्या किया? डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी, डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी। जब डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी तो डॉलर की जो डिमांड है वो नीचे आ गई। तो ये किसमें हो गया? ये कंट्रोल हो गया। तो वही पूछा है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वाले देशों में करेंसी के मूल्य निर्धारण को कौन नियंत्रित करता है? तो सेंट्रल बैंक करता है। और आरबीआई ने क्या किया? डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी और डॉलर की जो सप्लाई थी वो कम थी, तो किया क्या जाए भाई? तो आरबीआई ने क्या कहा, मेरे पास डॉलर्स है, मैं इनकी सप्लाई बढ़ा देता हूँ मार्केट में। जब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी जो डिमांड है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो उसने क्या किया? आरबीआई के पास जितने भी डॉलर्स थे उसने क्या किया? उसकी सप्लाई को बढ़ा दी, सप्लाई बढ़ा दी। जब सप्लाई बढ़ा दी तो डिमांड अपने आप कम हो गई। तो कौन एग्जीक्यूट करता है? तो याद रखिएगा, एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। क्लियर? इसको नीचे कर देते हैं। सेंट्रल बैंक करता है। और सेंट्रल बैंक ने बस किया क्या है? जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो उसकी सप्लाई को उसने बढ़ा दिया, डॉलर की, डॉलर को मार्केट में फ्लो कर दिया। तो जब डॉलर को मार्केट में फ्लो कर दिया तो डॉलर की जो डिमांड थी डॉलर की जो डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, इस वजह से डॉलर महंगा होता जा रहा था, तो सप्लाई को बढ़ा दिया तो बैलेंस आ गया। तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट था वो बैलेंस में आ गया। तो ये काम कौन करता है? ये सेंट्रल बैंक करते हैं। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होनी चाहिए? बताइए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? क्लीन करो भाई इसको सबसे पहले। तो क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? मैंने आपको बताया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी हितों को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। निजी हितों को ध्यान में रखकर, लाभ को ध्यान में रखकर चीज़ें की जाती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें समाज के लोगों के कल्याण की बात होती है, उनको ध्यान में रखा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें सामाजिक और सार्वजनिक और पूंजीवाद दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। निजी लाभ को भी ध्यान में रखा जाता है और सार्वजनिक कल्याण को भी ध्यान में रखा जाता है। वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या होगी? निजी संपत्ति और लाभ की मानसिकता। क्लियर? चलिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन सी अवधारणा प्राथमिक है? बताइए।
समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन सी अवधारणा सबसे पहले प्राथमिक है? अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंट होता है, सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक नियंत्रण। सार्वजनिक नियंत्रण जरूरी होता है। ये पढ़ा चुकी हूँ मैं, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दे रही आपको। मैंने बताया था कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे बार बार रिग्रेट इस चीज़ का हो रहा था कि एक इकोनॉमिक्स की मैराथन भी हो जाती तो कम से कम सोशल साइंस वाला पार्ट तो आपका मैं एक एक मैराथन करवा देती सबका। लेकिन ठीक है, आज आए हैं, देखिए कितना सफल होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो है जिसमें सरकारी नियंत्रण होता है और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी हितों को ध्यान में रखा जाता है। क्लियर? चलिए, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? बताइए। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो नेशनल इनकम है क्या होती है। नेशनल इनकम किसी भी देश की एक निश्चित समय के अंदर आय होती है, उसकी गणना कौन करता है? नेशनल इनकम की गणना किसके द्वारा की जाती है? CSO और NSO द्वारा की जाती है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा की जाती है। तो नेशनल आय की गणना किसके द्वारा होती है? राष्ट्रीय आय की गणना, याद रखिएगा, CSO और NSO के द्वारा की जाती है। क्लियर? चलिए, एवरेज कॉस्ट क्या है? देखिए, एवरेज कॉस्ट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ आपको। मैंने कहा मुझे 1000 अगरबत्ती बनानी, 1000 अगरबत्ती मुझे बनानी है। 1000 क्यों बनानी है? थोड़ा सा कम बनाए। मैंने किसी से कहा कि मुझे 100 अगरबत्तियाँ बनानी है, तो उसने कहा लागत कितनी आएगी, लागत बताओ। मैंने कहा मुझे 100 अगरबत्तियाँ बनानी है, तो उसके लिए आप मुझे दे दो 1000 रुपये। 1000 रुपये दे दो, और मात्रा कितनी है? 100। मुझे 100 अगरबत्तियाँ बनानी है, 100 अगरबत्तियाँ। तो कहा गया कि एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी। किसी ने पूछ लिया कि एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब एक अगरबत्ती को बनाने में एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी। तो मैंने कहा कि टोटल मुझे चाहिए 1000 रुपये, मुझे बनानी है 100 अगरबत्ती, एवरेज कॉस्ट आएगी 10 रुपये। तो मैंने क्या किया, मैंने लागत में जो मात्रा लगनी थी उसको डिवाइड कर दिया, तो मेरी एवरेज कॉस्ट निकल आई कि मुझे 1000 लागत लगनी थी कितनी अगरबत्तियाँ बनाने में? 100 अगरबत्तियाँ बनाने में। तो मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी आई? 10 रुपये। कब? जब मैंने लागत में मात्रा को भाग कर दिया। टोटल कॉस्ट भागे मात्रा। इसलिए उदाहरण से समझाती हूँ मैं, ताकि चीज़ें आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए कि मान लीजिए किसी भी चीज़ को लगाने में लागत आ रही है 1000 रुपये, और कितनी अगरबत्तियाँ बनानी है? 100 अगरबत्तियाँ बनानी है। तो एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी उसको बनाने में? 10 रुपये, क्योंकि लागत टोटल कॉस्ट जितनी आई भागे मात्रा, टोटल कॉस्ट भागे मात्रा, यही होती है एवरेज कॉस्ट। ठीक है? चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के मुख्य गुण क्या होते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? बता चुकी हूँ मैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता है वही कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर? LPG नीति के घटकों में कौन सा शामिल नहीं है? LPG घटकों में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, लाइसेंस राज का उन्मूलन। मैंने बताया था कि जब लाइसेंस राज का उन्मूलन होता है मतलब सरकारी नियंत्रण कम होता है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी भारत में कोई FDI डालती है या निवेश करती है उसे बहुत सारे लाइसेंस के थ्रू गुजरना पड़ता है। एनवायरनमेंट का लाइसेंस लेना है, लैंड का लाइसेंस लेना है, बहुत सारी प्रोसेस होती थी। उससे वो एक समय के बाद इतना थक हार जाती हैं कंपनीज की, फिर वो इन्वेस्ट करने का वही छोड़ देती हैं। इस वजह से थोड़ा सा उदारीकरण की नीति अपनाई गई कि लाइसेंस राज को थोड़ा सा ढीला छोड़ा गया, कम किया गया। तो ये किसकी तरफ इशारा करता है? ये इशारा करता है उदारीकरण की तरफ, उदारीकरण की तरफ। PSU का निजीकरण, तो ये प्राइवेटाइजेशन है। विदेशी पूंजी आधारित सेक्टर खोलना, मतलब कि ये ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है ये। तो LPG नीति के घटकों में शामिल नहीं है। तो नहीं है क्या है? आर्टिकल 370 की स्थापना। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्लियर?
चलिए, कॉमर्शियल बैंक की मुख्य कार्यों में से क्या नहीं है, क्या है, सॉरी, कॉमर्शियल बैंक के मुख्य कार्यों में से क्या है? एक कॉमर्शियल बैंकों के मुख्य कार्यों में से एक है डिपॉजिट स्वीकार करना। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? जमाएं स्वीकार करते हैं, और इस यही डिपॉजिट्स होते हैं जो उनके काम करने में और जो उनकी दैनिक गतिविधियां हैं उनके जो एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करती हैं। एनबीएफसीज भी थी, मैंने आपको वहाँ पे बताया था, याद रखिएगा। जो एनबीएफसीज हैं वो जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो कौन करता है? वो बैंक स्वीकार करता है डिपॉजिट। तो बैंकें क्या करती, कॉमर्शियल बैंक के मुख्य कार्य क्या है? डिपॉजिट को स्वीकार करना, और इसी का उपयोग फिर वो अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे कि वो ऋण देते हैं, जो आय आती है डिपॉजिट लेते हैं, फिर उसी का वो दूसरों को ऋण देते हैं, फिर उससे उनको ब्याज मिलती है। तो ये प्रोसेस होती है। तो बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? डिपॉजिट स्वीकार करना। और यहाँ याद रखिएगा कि जो एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसीज वो जमाएं स्वीकार नहीं करते। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय आय का वास्तविक संकेतक है? भारत में जो राष्ट्रीय आय का संकेतक है वो याद रखिएगा कि एनएनपी मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। जो भारत की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, इसका वास्तविक संकेतक क्या है? तो जो भारत की नेशनल इनकम है वो किस पे निकाली जाती है? वो एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये कि भारत की जो नेशनल इनकम है वो किस पे निकाली जाती है? भारत की नेशनल इनकम एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है, ना कि फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती है, ना कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, ना कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये निकाली जाती है एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे। किसी भी देश की नेशनल इनकम किस पे निकाली जाती है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है। क्लियर? लाइसेंस राज का उन्मूलन क्या है? बताया मैंने, उदारीकरण की ओर इशारा करता है, लिबरलाइजेशन है, सरकारी नियंत्रण कम करता है। मनी का प्रमुख कार्य क्या है? मैं बता चुकी हूँ, मूल्य का मापक होना, कि चिप्स का पैकेट है वो कितने रुपए का है? चिप्स का पैकेट 5 रुपए का है, तो मूल्य का मापन करता है मनी। धन का भंडारण भी मनी से होता है, एक्सचेंज का माध्यम है उपरोक्त सभी। तो मूल्य मनी का सबसे प्रमुख काम क्या है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंकर्स ऑफ बैंकर के रूप में क्या कार्य होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का बैंकर्स ऑफ बैंकर के रूप में काम होता है अन्य बैंकों को करंट अकाउंट्स खोलने देना, अन्य बैंकों को चालू खाता खोलने देना। जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको आरबीआई क्या करता है? उनको करेंट अकाउंट्स खोलने देता है। तो आरबीआई का जो मुख्य काम है, बैंकर्स ऑफ बैंकर के रूप में किस फॉर्म में काम करता है? ये अन्य बैंकों को चालू खाता खोलने की सुविधा देता है, करेंट अकाउंट्स रखने की सुविधा देता है, ताकि वो दैनिक लेन देन और अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सके। ठीक है, दैनिक लेन देन और अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सके। क्लियर? तो बैंकर्स ऑफ बैंकर के रूप में क्यों होता है? क्योंकि अन्य बैंकों को चालू खाता खोलने की सुविधा देते हैं, करंट अकाउंट्स खोलने की सुविधा देता है आरबीआई। क्लियर? चलिए, क्रेडिट क्रिएशन क्या है? क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है साख सृजन। मतलब क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है? साख सृजन करना। जब जमा से अधिक ऋण दिए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। जब प्राथमिक जमा से अधिक ऋण दिए जाते हैं तो उसको क्या कहलाता है? क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। जब बैंक अपनी जमाओं से अधिक ऋण प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन। तो ये टर्म्स याद रखिएगा कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? जब जो बैंक होते हैं वो प्राथमिक जमा से अधिक ऋण देते हैं, ऋण प्रदान कर देते हैं, और इसी को हिंदी में साख सृजन भी कहा जाता है। तो क्रेडिट क्रिएशन का अर्थ क्या है? बैंक जब प्राथमिक जमा से अधिक ऋण प्रदान करते हैं। क्लियर? चलिए, भारत में वित्तीय वर्ष कौन सा होता है? नेशनल इनकम की गणना करने के लिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इसमें। और क्या लगा, देखिए जो डेट है वो क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? जब ऑप्शन में दिया होता है 1 मार्च से 30 अप्रैल। अब बच्चा है वो वैसे ही फ्रस्ट्रेट चल रहा है, एग्ज़ाम सेंटर में गर्मी हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा, परिवार का प्रेशर है कि इस बार होगा या नहीं होगा, फैमिली प्रेशर है,
जो एस्पिरेंट होता है वो बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहा होता है अपनी लाइफ में। तो ऐसे माहौल में जब ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है या 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल है, कन्फ्यूज़न होना तय है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो वित्तीय वर्ष की गणना होती है, नेशनल इनकम की गणना की जाती है, वो कब से कब तक की जाती है? सॉरी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जाती है। देखिए, बोलने में मेरे को भी कन्फ्यूज़न हो गया। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जाती है। क्लियर? चलिए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा के अनुसार नेशनल इनकम क्या होती है? मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम किस पे निकाली जाती है? नेशनल इनकम निकाली जाती है एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे। ये मैंने बताया है आपको कि नेशनल इनकम की गणना किस पे की जाती है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे की जाती है। क्लियर? चलिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम हॉल में। भारत में वर्तमान में रुपया कहाँ तक परिवर्तन योग्य है? देखिए, जो रुपया है उसको परिवर्तित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। जब आयात या निर्यात किया जाता है तब भी ये डॉलर में परिवर्तित होता है। जब भारत से में रेमिटेंसेस आते हैं, क्योंकि कोई सऊदी अरब में काम कर रहा है, कोई यूएसए में काम कर रहा है, तो उसने तो अपने देश की कंट्री में पैसे भेजे, डॉलर, मान लीजिए यूएसए में काम करने वाले ने तो डॉलर में पैसे भेजे, तो यहाँ रुपए में तो कन्वर्ट होंगे, तभी तो लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा उसका। तो कहाँ तक रुपया परिवर्तन योग्य है? तो केवल करेंट अकाउंट पर। करंट अकाउंट पर अगर पैसा आ रहा है तो रुपए को जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी जो कैपिटल अकाउंट्स है उसमें अभी कुछ सीमाएं हैं, अभी कुछ सीमाओं तक ये लागू नहीं हुआ है। तो रुपए को जो कन्वर्ट किया जाता है वो किस अकाउंट पे किया जाता है? करंट अकाउंट पे किया जाता है। जैसे आयात निर्यात होते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वो भी तो अलग अलग देश की मुद्राओं में होता है। तो अब हमें रुपए में पैसे चाहिए तो वो किस में होगा? सिर्फ करंट अकाउंट पे होगा। भारत में रेमिटेंसेस बाहर से आ रहे हैं, अब रुपए में पैसे चाहिए, वो किस में होगा? वो करंट अकाउंट्स पे होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। कैपिटल अकाउंट्स में अभी ये सुविधा उस आधार पे नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट वो होता है कि मान लीजिए सरकार की कोई फर्म है, सरकार की कोई इंडस्ट्री है, सरकार का कोई उद्योग है, उसमें सरकार ने जो उस अपनी इंडस्ट्री की कुछ हिस्सेदारी है वो किसको दे दी? प्राइवेट कंपनीज को दे दी। तो सरकार ने अपनी फर्म की जो हिस्सेदारी है वो किसको दे दी? प्राइवेट कंपनीज को दे दी, प्राइवेट कंपनी को दे दी। तो ये क्या कहलाता है? एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि नई कंपनी आई, उसने डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, लेकिन यहाँ पे होता है डिसइन्वेस्टमेंट कि सरकार ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था लेकिन अब वो अपनी हिस्सेदारी बेच रही है प्राइवेट कंपनीज को, वो प्रोसेस कहलाती है डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट शब्द का सही अर्थ क्या होता है? सरकार का पीएसयू में अपना हिस्सेदारी को बेचना, कि उसने इन्वेस्टमेंट पहले से की हुई थी, अब वो क्या कर रही है? वापस से डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, वापस से अपनी हिस्सेदारी वो किसी कुछ प्राइवेट कंपनीज को वो सौंप रही है, इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर? चलिए, यह विवरण किस व्यवस्था के लिए है? कि सरकार सार्वजनिक कल्याण के लिए कारखाने, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर नियंत्रण करती है और कुछ निजी उद्योग स्वतंत्र रह सकते हैं। ये दर्शा रहा है सार्वजनिक कल्याण को, मतलब ये दर्शा रहा है सार्वजनिकरण, ये सार्वजनिक क्षेत्र को दर्शा रहा है, और कुछ निजी उद्योग स्वतंत्र रह सकते हैं, ये निजीकरण को दर्शा रहा है। तो ये दोनों मिक्स होके क्या हो जाएंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर? चलिए, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, और उसमें क्या होता है? निवेश होता है, एफडीआई होती है, वैश्विक व्यापार होता है, और वैश्विक मुद्रा में वृद्धि होती है। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? एफडीआई आता है, एफडीआई निवेश आता है, निवेश जब आता है तो नई नई टेक्नोलॉजीज इंडिया में आती हैं, नए नए आचार विचार परिवर्तित होते हैं। तो वही दिया हुआ है, वैश्विक व्यापार बढ़ता है, निवेश में वृद्धि होती है। ये फ़ायदा होता है जब हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं समझ के पढ़ने का मतलब यही होता है कि अगर हमने किसी चीज़ को पढ़ा है, समझ लिया है, तो फिर कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे हम उन्हें सॉल्व करते चले जाएंगे आसानी से, हमें वो टफ नहीं लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये मैं बताऊं कि आप बताएंगे? मैंने बताया है, ये मैंने आपको बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन, मैं नहीं बताऊंगी। जब मैंने बताया था कि पूनम गुप्ता जी नई
डिप्टी गवर्नर बनाई गई हैं, तो मैंने बताया था कि कौन है आरबीआई के गवर्नर। चलिए बताइए जल्दी कौन है। ये मैं नहीं बताऊंगी आपको। ये यहाँ पे आपका सेगमेंट ख़त्म होता है। मैंने कोशिश की है कि आपका जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, एमपी टेट जो चयन पात्रता परीक्षा में सामाजिक विज्ञान वाले सेक्टर में जो आपका सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस के एज इट इज़ मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की भी कोशिश की हैं। मैं आशा करती हूँ कि मैं कुछ हद तक सफल भी हुई होंगी। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस ज़िले से, किस राज्य से, किस गाँव से देख रहे हैं, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और अगर स्वास्थ्य सही रहा तो जल्दी ही मिलेंगे। अब वीडियो आती रहेंगी, अब साइंस की वीडियो आएंगी। इसके बाद जिस भी फील्ड के लिए आप बोलेंगे, यूपीएसआई आने वाला है, उसके लिए भी हम जल्दी ही बैचेस लेके आने वाले हैं, क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो बस ऐसे ही साथ में बने रहिएगा। और बहुत दिनों बाद आपसे ऐसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और थोड़ा सा एनर्जी आई कि नहीं पढ़ाना है। आप सबसे इंटरेक्शन करके बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है, और वही हमारे लिए एक मोटिवेशन है क्लासेस का। जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।